But we need to start today with the chapter of financial ratios. Now what we are supposed to do today is try to understand. The chapter is like with all the formulas, right? But the way it is given in the textbook, it's very haphazard. So what we would be doing is one by one we would be listing down all the formulas with whatever important points I need to make you write. So we'll write it down first and then we would be start solving the sums based on those ratios. लेकिन जरा समझ लो रेशियो होता क्या है. All attention on the board. What exactly the ratio is? Now अगर मेरे को मुझे मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल चेकअप करवाना है, what am I supposed to do? I want to go for a financial checkup. जैसे हम अगर मान लो ब्लड रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वो लोग कितने सारे वो रिजल्ट्स हमको देते हैं कि भाई ये हेमोग्लोबिन इतना है, आपका WBC इतना है, ये सारी चीजें वो देते हैं. एंड अलोंग विद दैट दे गिव यू द रेंज आल्सो कि भाई हेमोग्लोबिन ये तुम्हारा अगर 6 है तो नॉर्मल रेंज 4 से 12 तक की है. तो ऐसा अगर हमने अपने हेल्थ के लिए जो रिपोर्ट करवाया उसमें कितने सारे वो रिजल्ट्स हमको देते हैं, उसी तरह से बिजनेस का फाइनेंशियल चेकअप अगर अपने को करना है तो वो करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रेशियो. वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रेशियो. ओके, अब उसमें अभी हमने जस्ट प्रीवियस चैप्टर खत्म किया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें हम ये जो एनालिसिस करते थे वो हमको अपने बिजनेस के बारे में बताते थे. तो ये फाइनेंशियल रेशियो इज आल्सो वन ऑफ द टूल कि अगर मेरे बिजनेस का अगर मेरे को पूरा क्या कराना है? फाइनेंशियल चेकअप. क्या कराना है? फाइनेंशियल चेकअप. या तो हम उसको कहेंगे पूरे बिजनेस का अगर मुझे फाइनेंशियल क्या करना है? एनालिसिस. तो the ratios are also one of the most important tool जिससे हम ये चेकअप या तो ये एनालिसिस हम कर सकते हैं. ओके, अब रेशियो है क्या जरा वो समझेंगे. रेशियो है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में से या तो बैलेंस शीट में से या तो इन दोनों में से हम कोई भी दो इंफॉर्मेशन को उठाएंगे. कितनी इंफॉर्मेशन को उठाएंगे? मोर देन 2 इंफॉर्मेशन विल पिक इट अप एंड विल एक्सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली. कैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा उस इंफॉर्मेशन को? मैथमेटिकली. मतलब है अकाउंट्स की चीजें लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे कैसा? मैथमेटिकली. जैसे हम मैथ्स में डिवीजन यूज करते हैं तो हम यहां पर कोई भी दो आइटम उठाएंगे P&L में से या तो बैलेंस शीट में से और उनको मैथमेटिकली दिखाएंगे. मतलब आई यूज डिवीजन और आई यूज मल्टीप्लिकेशन और आई वुड बी यूजिंग प्रपोर्शंस in order to find out my ratios. तो ratios का definition क्या है कि हमने P&L में से या तो बैलेंस शीट में से करना क्या है? दो इंफॉर्मेशन ले लेनी है और उन दो इंफॉर्मेशन को क्या करना है? we need to express them mathematically. we need to express them how? mathematically. और वो जो हम एक्सप्रेशन करेंगे वो एक्सप्रेशन का नाम क्या है? फाइनेंशियल रेशियोज. उस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? फाइनेंशियल रेशियोज. से फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से दो आइटम उठाता हूं. हमने उठाया मान लो ग्रॉस प्रॉफिट और हमने उठाया कौन सा? सेल्स. तो ये दो इंफॉर्मेशन से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम? सो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है उसका फॉर्मूला उन्होंने मैथमेटिकली कैसे बनाया? मैथमेटिकली दे यूज्ड डिवीजन. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. अब मान लो इसका आंसर आया मेरा 30%. कितना आंसर आ रहा है? 30%. तो इस पर से मैं ये एनालिसिस क्या करूंगा जरा वो समझो. बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा वो समझो कि अगर हम 100 रुपए का सेल करेंगे बिजनेस में. कितने का? 100 रुपए का सेल करेंगे
तो 30 रुपीज का हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। वो मुझे पता चलेगा ये फाइनेंशियल रेशियो से। समझ रहे हो क्या रहा है यहाँ पर? समझ रहे हो फाइनेंशियल रेशियोज क्या है कि हमने पीएनएल की आइटम, बैलेंस शीट की आइटम्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, और हमने एक्सप्रेस इस तरह से किया है कि मेरे पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल एनालिसिस हमको मिल जाएगा। और किसी भी रेशियो को देखने का नजरिया वो मैं तुमको थियरी जब हम लिखेंगे तब उसमें साथ साथ मैं तुम्हें लिखवाता जाऊंगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसका आंसर कितना आ रहा है 30%, लेकिन हमको उस पर से समझ में क्या आएगा, हमको समझना क्या है ये रेशियो पर से, दैट इज दिस इंटरप्रिटेशन कि इफ यू सेल गुड्स ऑफ 100 रुपीज तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस में कितना होगा? 30 रुपीज का। श्योर? अब जरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में चलो कि वो एनालिसिस कहना से कितने सारे लोगों को काम लगते थे, क्रेडिटर्स को, फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, फिर गवर्नमेंट को, फिर शेयर होल्डर्स को, सबको वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट थे। उसी तरह से फाइनेंशियल रेशियोज भी सारे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये रेशियोज का भी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर चले जाओ 210 पर, पेज नंबर चले जाओ 210 पर, वहां पर डेफिनेशन दी हुई है, मिला? But mark it a very important one marker theory definition. Burauddin watch, I am Pandey. I am Pandey says that the relationship between two accounting figures expressed mathematically. Underline very important. ये अभी मैंने समझाया तुमको definition कि the two figures accounting figures, लेकिन हमने उसको express कैसे करा? Mathematically. फिर ratios help to summarize the large quantities of financial data and to make qualitative judgment about firm's financial performance. Underline करो, it will help us to make a qualitative judgment. Now what do you mean by the word qualitative judgment? But it will help us to tell us कि भाई ये कंपनी कैसी है, कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है कि नहीं, कंपनी के साथ बिजनेस करने जैसा है कि नहीं, कंपनी को लोन देने जैसा है कि नहीं, वो क्वालिटेटिव जजमेंट हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द रेशियोज। ओके, नाउ बाजूना पेज पर जता रहो, पेज 211 पर पेक्युलैरिटीज आपेली छे। समझ रहे हो पेक्युलैरिटीज? अब उसमें वो 4 पॉइंट क्या है जरा वो मैं तुमको फटाफट समझा दे रहा हूं। रेशियोज, अब देखो हम जब ये फाइनेंशियल रेशियो ढूंढेंगे उसका पहला पर्पस, हम अपना ही परफॉर्मेंस किसी पास्ट परफॉर्मेंस के ईयर के साथ कंपेयर कर पाएंगे। जब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोज। मतलब हम अपनी ही कंपनी का पिछले साल का कंपैरिजन करंट ईयर के साथ कंपेयर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? आई कैन आल्सो डू कंपैरिजन विद द बिजनेस एंटिटी, दूसरे बिजनेस एंटिटी। नीचे चौथा पॉइंट दिया देखो, अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी वो हम रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, इट आल्सो हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज ऑफ द इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडस्ट्री? आज अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है, अगर मेरी फैक्ट्री है ग्लास बनाने की, ग्लास, तो क्या मेरे अकेले की ही फैक्ट्री होगी वो? नहीं, कहना से पूरे ग्लास के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो मैं अपना डेटा को पूरे इंडस्ट्री के डेटा के साथ कंपेयर करूंगा। किसके साथ? पूरा इंडस्ट्री डेटा के साथ कि ग्लास के इंडस्ट्री में इतना बिजनेस में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कंपैरिजन भी हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। तो क्या क्या कर सकते हैं? पेक्युलैरिटीज, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर एडवांटेजेस लिमिटेशन अभी जाने दो, पेज 213 पर जाओ, पेज 213 पर जाओ। क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज। अभी हमने वो देखा प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज, वो हम कैसे दिखाते हैं? मैथमेटिकली। कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? मैथमेटिकली। तो नीचे देखो ऐसा दिया हुआ है, इट इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, मिला? फिर इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। अब हम जब रेशियो की सारी थियरी लिखेंगे
उसमें मैं इंडिविजुअली तुम्हें लिखवाता जाऊंगा कि ये रेशियो को किस तरह से प्रेजेंट करना है। लेकिन प्रेजेंट करने के तरीके कितने? 3। पहला proportion, percentage and number of times. Turn the page. It is also in terms of fraction. मतलब रेशियो को in fraction also we will be presenting it. Okay. अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में देखो 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल और नाउ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L, रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट, वो अपने चैप्टर में आगे आने वाले हैं, अभी हमें उसे नहीं देखना है। टर्न द पेज 215 पर जाओ, सॉरी नॉट टर्न द पेज, 215 पर जाओ। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मिला बेटा, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर थियरी। फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेटा उसके बेस पर कितना है? 4। कौन सा है? पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो ने, चौथा कितना? एफिशिएंसी। ये चारों फंक्शन पर हमको रेशियोज देखने हैं। पहला कौन सा देगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। तो अपनी नोटबुक निकालो, चलो नोटबुक निकालो, ऐसा हेडिंग मारो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसमें पहला था प्रॉफिटेबिलिटी, देन लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। बराबर है? और उसके बाद फिर ऐसा लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसमें 4 हैं। अब देखो हमको ये वाली थियरी भी याद रखनी है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियो आते हैं वो भी याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में तुम्हारे साथ सीन ना हो जाए, वो सिर्फ ऐसा बोलेंगे फाइंड ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हमको पता चलने चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर हमको बोले हैं सो हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, which is the first one we are supposed to find. Then the second, operating expense ratio. Third, operating profit ratio. And fourth, net profit ratio. कितनी चीजें ढूंढनी है? 4। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट અને नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, अब उसमें सबसे पहला आप हेडिंग मारो, चलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। gross profit divide by net sales into 100। अब जरा देखो यहां पर ये रेशियो में into 100 आ रहा है, यस और नो? तो यूज योर कॉमन सेंस, जब into 100 आ रहा है तब इस रेशियो को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमने देखा 4 वे में हम रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज, प्रपोर्शन,
टाइम और फ्रैक्शन। तो ये वाला रेशियो किस में जाएगा? इट विल बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। गेटिंग इट? अब इधर समझो, ये फॉर्मूला याद रखना क्या मुश्किल है अपने लिए? अरे बोलो नहीं यार। Is it difficult to learn this formula? Gross profit divided by net sales into 100? It's absolutely not difficult. Now the life becomes difficult now because they will not give you directly in the sum what is gross profit. They will not give you directly in the sum what is net sales. हमको वो सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी और उसको ढूंढने के लिए 3-4 फॉर्मूला है। अब लाइफ डिफिकल्ट है। यस, यू गॉट इट। लिखना शुरू करो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसका फॉर्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी कहेंगे COGS। क्या कहेंगे उसको? COGS। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है? यूज योर कॉमन सेंस। देखो इंग्लिश में क्या लिखा मैंने? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब सेल्स में से तुम जो सामान बेचा तुमने उसका कॉस्ट माइनस कर दो। सेल्स में से तुमने जो सामान बेचा उसका कॉस्ट माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा बुद्धि चलाओ। ये एक वाले फॉर्मूला पर से क्या हम और 2 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? कौन से? ये एक फॉर्मूला पर से 2 और। सेल्स का एक फॉर्मूला आ सकता है। क्या आएगा सेल्स का फॉर्मूला? क्या ना से COGS इस बाजू आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लिखो। चलो लिखो। सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, एक और फॉर्मूला बनाओ। किसका? COGS is equal to sales minus GP. COGS is equal to sales minus GP. बेटा what say? बेटा पेज नंबर 215 पर देखो। 215 पर at the bottom there is one more formula to calculate COGS. But which is that formula? जरा देखो तो। Opening stock of raw material plus purchase of raw material plus purchase expense minus क्या करा हमने? Closing stock of raw material। उसमें प्लस क्या करा वापस? Wages and factory expense। तो अल्टीमेटली क्या मिला मेरे को? CO। Write that formula also in your notebook. One more formula of COGS. लिखो। It is purchase plus purchase का expense plus wages factory का expense minus closing stock। लिखो उस तरह से जिस तरह से बुक में दिया है। चलो शाबाश। बेटा अब ये याद रखना मुश्किल है अपने लिए। क्या बोलते हो? COGS को ही ढूंढते हम थक जाएंगे। बेटा लिखा? बेटा लिखा? बेटा कल जब हम मिलेंगे तब ये सब मैं पहले ओरल पूछूंगा हाँ तुमसे, और तुमको नहीं आया तो 10-10 बार लिखवाऊंगा सारी चीजें 10-10 बार। खाली आओ नहीं GP नो रेशियो, GP अपॉन सेल्स इनटू 100, वो 10 बार नहीं लिखना है, ये उसके नीचे की सारी आइटम है 10 बार लिखने की। गेटिंग इट? फिर लिखो नेट सेल का फॉर्मूला। नेट सेल्स उसका भी फॉर्मूला है। नेट सेल्स
that is equal to sales minus sales return. Net sales is sales minus sales return. Sure? अब अपने टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट को अंडरलाइन कर दो. पेज नंबर 216 पर चले जाओ. 216 पर चले जाओ. इलस्ट्रेशन 1 देखा? उसके ऊपर 3 बोल्ड की हुई है चीजें. एक तो है फॉर्मूला, वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया. अब ये रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है उसे अंडरलाइन करो. द ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ये इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव है. अने जरा ट्रेंड देखो क्या बोलता है बेटा. ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब हमको जो भी एनालिसिस करना है, दैट एनालिसिस इज नथिंग बट इट्स द ट्रेंड. तो वो ट्रेंड क्या बोलता है? इट्स अ इनकम बेस्ड रेशियो. और जितना वो इंक्रीजिंग होगा, कौन इंक्रीजिंग होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अंडरलाइन करो, दैट इज एनहेंसमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी. कहना ऐसे उतना अपने बिजनेस के लिए फेवरेबल है. जितना वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बड़ा है, ज्यादा है, उतना अपने बिजनेस के लिए अच्छी बात है. तो तुम भी किसी बिजनेस का अगर मान लो एनालिसिस करना चाहोगे, तो वो एनालिसिस तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा. तो हम ये रेशियो देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. मान लो खाली 10% है, तो हम ऐसा बोलेंगे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर, तो इसमें हम इन्वेस्ट जरा सोच के करें. लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है 50%, 60%, मतलब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है. जितना ज्यादा है ये जीपी रेशियो, उतना कंपनी के लिए वो फेवरेबल है. बेटा फेवरेबल है. श्योर? श्योर? सेकेंड हेडिंग मारो. चलो सेकेंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. सेकेंड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. COGS plus operating expense divide by net sales into 100. बेटा यहाँ ध्यान. into 100 किला या तो लिख लो. This will also be presented in terms of percentage. बराबर. अब जरा फॉर्मूला में देखो, उसमें तुमको 2 चीजें मैंने ऑलरेडी ढूंढना सिखा दिया. COGS आता है. व्हाट्स द फॉर्मूला? COGS पहला सेल्स माइनस जीपी. फर्स्ट फॉर्मूला सेल्स माइनस. दूसरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस दैट विल बी गिविंग मी COGS. दैट इज सेकंड फॉर्मूला. आता है नेट सेल का भी फॉर्मूला लिखवाया. क्या? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. अच्छा बेटा हम गजनी तो नहीं है ना, दोबारा लिखवाऊं क्या? ये सेम चलेगा ना. अब नया क्या सीखना है इसमें? हमको नया क्या सीखना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लिखना शुरू करो. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखना शुरू करेंगे. वो क्या होते हैं? Operating expenses are those expenses. Operating expenses are those expenses which are incurred. Operating expenses are those expenses which are incurred for operating activities. For ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ब्रैकेट में लिखो डे टू डे एक्टिविटीज
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या? डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, which includes first administrative expenses, ऐसा हाइफन करके लिखो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं? लिखो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी प्रिंटिंग, एक्सेट्रा। अब बेटा यहां ध्यान में क्या करवा रहा हूं तुमको जरा समझो। टेक्स्ट बुक में अगर हम देखेंगे ना, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे के डेफिनेशन में सिर्फ ऐसा लिखा है, इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देन इट इंक्लूड्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लेकिन उन्होंने इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं वो तो बोला ही नहीं है। तो मैं तुमको वो भी लिखवा रहा हूं ताकि जब हम सम्स करें तब वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ले लो इसको, ले लो, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ले लो। अपने को समझ में आना चाहिए। दे विल नॉट गिव यू द हेडिंग कि दिस आर एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हेडिंग मार के नहीं देंगे। वो लोग एक साथ 10-12 एक्सपेंस दे देंगे और उनमें से हमको आइडेंटिफाई करने का कि कौन कौन से ऑपरेटिंग है। तो खाली नाम पर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं तुमको उसके टाइप्स भी लिखवा दे रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में आगे लिखो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आता है लिखो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस, then commission to salesmen, etc. Third, employee benefit expenses, बेटा ये सारी चीजें जाती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। डू यू गेट दैट? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसमें लिखो सैलरी, वेजेस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, एक्सेट्रा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एंड चौथा, depreciation on assets, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। बिजनेस को अगर रन करना है तो डेप्रिसिएट तो होंगे ही होंगे असेट्स। आर यू गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें आएंगी किसमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद लिखो नोट नंबर वन, operating incomes like interest, dividend received, profit on sale of assets, are not to be considered in determination of
are not to be considered in determination of operating cost, are not to be considered in determination of operating cost. अब देखो ये नोट मैंने तुम्हें इसलिए लिखा दी, जरा समझो, मुझे पता है तुम में बुद्धि है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर तुम प्रदर्शन करके आ जाते हो अपनी बुद्धि का। है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मैंने तुमको क्या लिखवाया, इनकम्स। तो इनकम्स को तो लेना ही नहीं चाहिए, अरे हाँ के ना, लेकिन फिर भी वो नोट के तौर पर मैंने लिखवा दिया कि कोई भी इनकम को अपने को देखने का नहीं, क्योंकि हम अभी किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स एक्सपेंस, तो इनकम के लिए कोई जगह नहीं है। नोट नंबर 2 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 2 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कॉमा करके, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, are not to be taken as operating expenses, are not to be taken as operating expenses। मतलब ये expenses हैं लेकिन उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेना नहीं है, बिकॉज जो भी तुम इंटरेस्ट पे करते हो दैट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। कैसा है वो? अरे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ है, कहना से हम ये बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में करेंगे ये लॉस। असेट बेचो, असेट खरीदो, वो क्या अपना डे टू डे एक्टिविटी वाला काम है? नहीं, तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसमें वो भी लेने का नहीं। कौन से तो खर्चे नहीं लेने के? इंटरेस्ट ऑन लोन अने लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, वो एक्सपेंस है, फिर भी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। और कौन सी इनकम को नहीं लेने का? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम तो कोई आएगी ही नहीं, और ये दो एक्सपेंस को भी हमको गिनना नहीं है। श्योर? गो ऑन टू पेज नंबर 219, पेज 219। ऑब्जेक्टिव और ट्रेंड लिखा है, पता चला? फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया ना तुमको। ऑब्जेक्टिव और ट्रेंड वो हम अंडरलाइन करेंगे, वो हम पढ़ते हैं। बुरौद्दीन पढ़ो, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? This ratio explains the operating cost of business entity, the business in which the unit is engaged. Example, a company manufactures and sells textile would require information about production cost of textile. अंडरलाइन करो कि आज अगर मेरी कंपनी में हम क्या बना रहे हैं, टेक्सटाइल। नाउ टेक्सटाइल बोले तो कपड़े। सो अगर आज मेरी कंपनी में मैं अगर टेक्सटाइल बना रहा हूं तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि हम जो कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। आगे, If production cost is more than predetermined cost, necessary efforts are made to control it. अंडरलाइन दैट। अगर ये खर्चा बहुत ज्यादा है भाई, तो जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमको नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, किसके लिए? ये खर्चे को कम करने के लिए हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट। ट्रेंड क्या बोलता है बेटा? ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ दिस रेशियो। अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डिक्रीजिंग ट्रेंड। मतलब यूज योर कॉमन सेंस। बिजनेस में हम जितना अपना एक्सपेंस कम करेंगे उतना बिजनेस के लिए फायदा है। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें क्या करना था? इंक्रीज। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना था हमें? वो इंक्रीज। जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या करना है? इसको कम करो। तो अपने बिजनेस के लिए वो कैसा है? फेवरेबल। अपने बिजनेस के लिए कैसा है? श्योर? श्योर? नेक्स्ट, थर्ड क्या है? विच इज द थर्ड वन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। The third one, operating profit ratio. अब बेटा इसके दो फॉर्मूला हैं।
पहला वाला मैं वो तुमको लिखवा रहा हूं जो हम हर सम में यूज करेंगे, और दूसरा वाला वो लिखवा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, लिखो 100 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। बट ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर एक सम में टू गेट द आंसर, बिकॉज एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100 माइनस, क्या से अभी तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढा? अरे बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा है? तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा है? मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो का कॉस्ट तुम्हारा है 40%। कितना आया? तो तुम कहना से टेक्सटाइल को अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कपड़े को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो खर्चा कितना आ रहा है? 40% का। तो अगर 40% का खर्चा आ रहा है तो 100 में से मैं 40% माइनस कर दूं तो 60% मेरा क्या है? सीधा प्रॉफिट, सीधा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाने का जरूरत, 100 में से वो 40% माइनस कर देंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, जो खर्चा हुआ, तो सीधा मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये हम करेंगे। टेक्स्ट बुक में क्या फॉर्मूला दिया है वो लिखते हैं, चलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. Again, this ratio is expressed in terms of percentage. This ratio is expressed in terms of percentage. But are you getting? बेटा पेज नंबर 220 पर जाओ, 220 पर जाओ। अच्छा, एक और चीज टेक्स्ट बुक में दी है वो भी लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो भी लिख लो। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या पता है एमसीक्यू के लिए पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, sales minus operating cost will give me operating profit ratio. Sales minus operating cost will give me operating profit ratio. Operating profit मिलेगा जिसको फिर ये डिवाइड करके हम आंसर लेके आएंगे। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? 100 में से वो माइनस कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वहां पर ऑब्जेक्टिव, फटाफट पेज 220 पर एट द बॉटम ऑब्जेक्टिव गिवन, स्टार्ट रीडिंग। This ratio indicates that how much is profit earned by the unit from the business in which unit deals. To determine this ratio in alternative way, assume the sales as 100% and deduct operating ratio from it. The remaining percentage will be operating profit ratio. The remaining percentage will be operating profit ratio। मतलब जैसा मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया, उन्होंने देखो फॉर्मूला ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हमने वो लाइन पढ़ के ये फॉर्मूला बना दिया ताकि अपना आंसर फटाफट आ जाए। 100 में से माइनस कर दो वो एक्सपेंस, तो बाकी जो बचा वो मेरा प्रॉफिट्स। डू यू गेट दैट? अब ट्रेंड क्या बोलता है? ट्रेंड Since this ratio is income based, अंडरलाइन करो। Since this ratio is again which based? तो जितना ज्यादा होगा उतना अपने लिए फेवरेबल है, उतना अपने लिए क्या है? फेवरेबल है। Sure. And now brother, let's go to the last ratio. Page number 222 पर चले जाओ। 222 नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटा नोटबुक में लिखना शुरू करो। चलो बेटा नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट डाउन द फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू net profit after tax. It's net profit after tax divide by net sales into 100 divide by net sales into 100। बेटा वापस देखो into 100 आ रहा है, it means what? लिख लो बेटा, ये भी हम परसेंटेज में डिनोट करेंगे।
फॉर्मूला क्या है जरा देखो तो, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू, अच्छा मैंने तुम्हें सिखा दिया नेट सेल कैसे आएगा, कैसे आएगा नेट सेल्स, सेल्स माइनस, तो हमको बेटा सीखना क्या पड़ेगा, हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट। बेटा उसके लिए जरा पेज 222 पर देखो, मस्त एक टेबल बना के दिया है, मिला क्या है वो टेबल देखो, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, उससे नेट सेल मिला, उसमें ऐड क्या करूं मैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दैट इज अदर इनकम्स, तो वो हो जाएगा टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम में से सारे खर्चे माइनस करेंगे जिससे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसके बाद क्या मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो मैंने फॉर्मूला तो याद कर लिया सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, लेकिन मेरे को नेट प्रॉफिट कैसे ढूंढने का वो ही नहीं पता है, तो हमसे सम कॉपी दैट टेबल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कम ऑन 222 कॉपी दैट टेबल, यू नीड टू लर्न इट आउट। बस चैप्टर में यही तकलीफ है, बाकी सारा चैप्टर इजी है, तकलीफ बस यही है, कोई भी चीज हमको हाथ में वो रख के नहीं देंगे, सब चीजों को हमें ढूंढना है, और अपने सर ढूंढ लेंगे, अपने पास मोबाइल की टॉर्च लाइट है सर, अपने सब ढूंढ लेंगे। But during the exam time you will be able to refer all these things and then आराम से अपना ये रेशियो का चैप्टर हो जाएगा, जो भी सारी नोट्स लिखवा रहा हूँ मैं उतना तुम रेफर करके फिर एग्जाम में सम देने को आराम से तुम्हें आने लगेंगे। इनफैक्ट कल हम जब मिलेंगे तब ये इसी पर अपने को सम स्टार्ट कर देने हैं, विल बी स्टार्टिंग द सम्स ऑन दिस 4 रेशियोज ओनली, कल खाली ये 4 रेशियो पर सम होगा, फिर नेक्स्ट रेशियोज की थियरी लिखवाऊंगा, उसके फिर हम सम्स करेंगे, ठीक है। स्मिथ बंद कर दे।